गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जय मां सरस्वती कोचिंग क्लासेस के ओर से आपको प्यार भरा नमस्कार और मेरी तरफ से प्रणाम। दोस्तों, हम लोगों ने जो आरआरबी ग्रुप डी की मतलब पीवाईक्यू की जो श्रृंखला प्रारंभ की थी, उसका एस साइंस का 9वां लेक्चर है। इसके पहले 8 लेक्चर साइंस के और 10 लेक्चर जी के जीएस के रिकॉर्ड हो चुके हैं, तो आप चैनल पर जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज ये 9वां लेक्चर है और हमने 8 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं साइंस के, तो कुछ चीजें इसमें सीखी हैं। सबसे पहले हमने क्या क्या एनालिसिस किया, ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमने सबसे पहले एक चीज एनालिसिस की कि जो पेपर का पैटर्न है वो लगभग सेम रहता है, क्योंकि हमने 19 तारीख का पेपर, 18 तारीख का पेपर देखा, 19 का देखा और 22 तारीख का, मतलब कि तीन दिन की शिफ्ट देखी। तो यानी कि हमारे कितने 3 तरह का 9 शिफ्ट कंप्लीट हो गई। तो उसमें देखा कि जो क्वेश्चन पहली शिफ्ट में आया था, जिस टॉपिक से आया था उसी टॉपिक से दूसरे दिन भी क्वेश्चन आया और तीसरे दिन भी क्वेश्चन आया। यानी कि हमारा टॉपिक क्लियर रहेगा कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही। ठीक है, साथ में हमने क्या देखा कि हमारे टॉपिक भी साइंस के क्लियर हो गए कि कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे, तो हमें जाके क्या पढ़ना है, उन्हीं टॉपिक को पढ़ लेना है। मतलब कि हमारी जो मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ रही थी पूरी साइंस पढ़ते, तो हमें अब क्या करना है, हमें जो स्पेसिफिक चीज है कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है हमारे एग्जाम में, यहाँ से आ रहा, तो हमें वही पढ़ना है। ठीक है, और इसके पहले मैं बता चुका हूं कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, 9th और 10th की एनसीईआरटी से। और दोस्तों, एक बात और आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि अब 2000 अगर हम 22 के बाद बात करें तो लगभग सभी बोर्ड का जो पैटर्न रहेगा वो सेम हो गया है। यानी कि चाहे आपका एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, सबकी किताबें लगभग एनसीईआरटी पर ही बेस्ड हैं। ठीक है, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप एनसीईआरटी ही देखो। अगर आपके पास में कोई भाई बहन रहता है और उसके पास कोई 9th 10th की बुक है, तो आप उससे भी साइंस पढ़ सकते हो। ठीक है, तो दो चीजें बन गई। तो यानी कि हमारा एक तो हो गया कि क्वेश्चन कहां से आ रहा, वो टॉपिक क्लियर हो गया, और टॉपिक कौन कौन से पढ़ने, तो वो भी चीजें क्लियर हो गई। यानी कि 2 चीज क्लियर हो गई। तीसरा, फिक्स सिलेबस हो गया कि हमें कहाँ पढ़ना है, कि सिर्फ 9th और 10th की हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ में अगर जरूरत पड़ जाए तो थोड़ी सी लूसेंट भी पढ़ लेना आप। बस इतनी चीजें थी बताने के लिए। और आज हमारा जो लेक्चर रहेगा 9 नंबर का लेक्चर रहेगा, यानी कि 8 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। और इसमें जो शिफ्ट रहेगी वो रहेगी 22 अगस्त की शिफ्ट है, और यहाँ पर 2022 का पेपर है और शिफ्ट नंबर 3 है। क्या है, शिफ्ट नंबर 3 है। ठीक है, इससे पहले आपसे एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि लगभग 1 महीने हमारे चैनल को काम करते हो गया है, तो आप कंटेंट की क्वालिटी देखी होगी, उसकी गुणवत्ता में आपने देखा होगा कि थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही होता जा रहा है। पहले मेरे शब्दों में थोड़ी सी दिक्कत होती थी बोलने में, अब उसमें ही मैंने इम्प्रूवमेंट कर लिया है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप चाहो तो शेयर भी कर सकते हो। मैं आपको बड़ी मेहनत से कंटेंट लाता हूं, ऐसे नहीं है कि कहीं से उठा के दे देता हूं। उसके लिए भी बाकायदा एनालिसिस करता हूं, किताब पढ़ता हूं एनसीईआरटी की 9th 10th की, और जरूरत पड़ जाए तो 11th का ही पढ़ता हूं। ठीक है, तो आपको अच्छा से अच्छा क्वालिटी वाला कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा स्टार्ट रहेगा, तो बोर्ड पर ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रमुख मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। क्या होता है, गैसीय विनिमय होता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा क्वेश्चन है यह है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से है। किसके है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया। अब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधों में होती है। किसमें होती है,
पौधों में होती है, ठीक है, पौधों या पेड़ में होती, ठीक है, पौधों में होती है, ठीक है। अब पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी तो इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, क्या होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब इसमें क्या होता है, तो दोस्तों प्रकाश ऊर्जा है, क्या है, प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा, जो प्रकाश ऊर्जा है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है, वो हो जाती है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, किसमें परिवर्तित हो जाती है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्या, प्रकाश ऊर्जा। अब देखो इसमें हमने प्रकाश लेते हैं और साथ में किसका उपयोग करते हैं, वाटर का उपयोग करते हैं, यानी कि पानी का उपयोग करते हैं, और क्या बन जाता है, रासायनिक ऊर्जा में हम उपयोग कर लेते हैं। जैसे एटीपी क्या है, रासायनिक ऊर्जा का एक रूप है कि नहीं है, ग्लूकोज क्या है, रासायनिक ऊर्जा का रूप है, ठीक है। तो जो है अब क्वेश्चन पर जाओ। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रमुख मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। तो ऑप्शन ए क्या है, थायलकोल, रंध्र, क्लोरोफिल और ग्रेना। दोस्तों जो ऑप्शन बी है रंध्र, वो हमारा आंसर है, क्या है, जो ऑप्शन बी है रंध्र वह आंसर है। अब जो रंध्र होते हैं वो क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, अगर हम बात करें ये हमारी क्या है, पत्ती है, क्या है, पत्ती है, तो इसमें क्या होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम रंध्र कहते हैं। यह पत्ती के दोनों साइड होते हैं, अपर में होते हैं और लोअर में होते हैं, यानी कि आगे होते हैं और पीछे होते हैं, ठीक है। अब जो रंध्र होते हैं, इनके रंध्र को प्रोटेक्ट करने के लिए दो कोशिकाएं होती हैं, उन्हें कहते हैं गार्ड कोशिकाएं या गार्ड सेल कहते हैं। जैसे अगर ये रंध्र हुआ तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होंगी, दो कोशिकाएं होंगी, उसे क्या कहेंगे, गार्ड कोशिका कहेंगे। अब गार्ड कोशिका क्यों कहते हैं, तो दोस्तों गार्ड का काम क्या होता है, गेट को खोलना और बंद करना। जैसे कोई व्यक्ति आया तो गेट खोल देगा और जैसे अंदर चला जाएगा तो गेट को बंद कर देगा। तो यही काम किसका होता है, हमारे किसका होता है, रंध्रों का होता है, ठीक है। यानी कि जो हमारे क्या है स्टोमेटा है उसका भी यही काम होता है। क्या करता है स्टोमेटा, क्या करता है, जैसे ही CO2 को क्या होगा, अंदर करना होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना है, अंदर करना है या अवशोषित करना है, तो क्या करता है, रंध्र को खोल देता है, ठीक है। इसके बाद क्या करता है, O2 को, जब CO2 को अंदर लेगा तो O2 को बाहर निकालेगा। O2 क्या है, ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन मानव के लिए क्या है, प्राणवायु है, ठीक है। तो O2 को बाहर निकालता है, ठीक है। तो जिसका क्या है काम है, किसका, स्टोमेटा का। तो गैस ही बनना कर रहा, क्योंकि CO2 क्या है, गैस है, और O2 भी क्या है, गैस है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गैसीय विनिमय कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें क्लोरोफिल क्या है और ग्रेना क्या है। दोस्तों जो ग्रेना होता है वो क्या है, इसका ही एक पार्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर स्थित क्या है, थाइकोराइड होता है, उसमें स्थित होता है ग्रेना, ठीक है। अब ग्रेना होता है इसमें क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन सा, ग्रेना, ठीक है। इसके बाद क्या है, थाइकोलाइड होता है, ये भी कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में ही उपस्थित होता है, ठीक है। यह क्या है, अत्यधिक क्या मतलब अत्यधिक रूप से क्या होता है, जुड़ा रहता है, ठीक है। वह जो अंदर की झिल्ली होती है तो उसे क्या कहते हैं, लूमेन। इसे जो ये क्या है, थाइकोलाइड है, इसे लूमेन के नाम से ही जाना जाता है। यह क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, उपस्थित होता है, क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है, ठीक है। और ग्रेना में क्या होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो किस भाग में होती है, ग्रेना में होती है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जैसे अभी क्या आया, सिर्फ रंध्र का पूछा है, शिफ्ट कितनी है, 99 है। जब यहां से रंध्र का क्वेश्चन आ गया है तो अब दूसरी बार तो रंध्र का क्वेश्चन मतलब कम संभावना है कि आएगा, ठीक है। तो हम क्या पूछेंगे, हम उसके बाद पूछेंगे थायलकोल क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रेना क्या होता है। तो ग्रेना के जैसे पूछेंगे तो ग्रेना में क्या आएगा, यह क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में
परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब थायकॉल है ये कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। ठीक है, किसमें पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में अंदर उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये क्या इसका काम किसका है, ये थायकॉल का काम है। और क्लोरोफिल क्या है, जो हमारा जो क्या है, एक क्लोरोफिल क्या है, एक प्रकार का क्या है, वर्णक है। क्या है, वर्णक है, वर्णक। तो ये हमारा क्या हो गए, चारों ऑप्शन हो गए। अब अगर इसको आपको और अध्ययन करना है, मतलब कि थोड़ा और विस्तृत अध्ययन करना है, तो इसके लिए हमारा जो वीडियो है वो आने वाला है प्रॉपर प्रकाश संश्लेषण के लिए, तो आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये इसका लिखा हुआ है कि स्टोमेटा क्या होते हैं। स्टोमेटा पत्ती की सतह पर क्या होते हैं, मौजूद छोटे छोटे क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहते हैं, आदान प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है, गैस जीवन में कैसे होता है, जैसे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से अंदर करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है। इसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन भी क्या है, स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, वाष्प क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन कहते की प्रक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टोमेटा का काम हो गया। बात समझ आ गई, चलो ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें ये क्या है, ये हमारा रंध्र है, इसे क्या कहते हैं हम, स्टोमेटा कहते हैं। और जो जी वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं क्या, गार्ड कोशिका कहते हैं। ठीक है, ये क्या है, गार्ड कोशिका है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, गार्ड कोशिका है। और जो इसके अंदर जो भरा हुआ है ये क्या है, हरित लवक है। क्या है, हरित लवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारा केमिस्ट्री से है, किससे है, रसायन विज्ञान से है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दी गई अभिक्रिया में अपचयन के रूप में कार्य करता है। मतलब इसमें कौन सा तत्व है जो अपचयन के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, बना लिखा क्या है, Fe2O3। इसको थोड़ा सा सही कर लो पहले, क्योंकि ये सही से नहीं लिखा हुआ है। Fe2O3 प्लस CO, और बन क्या रहा है, यहां से बन रहा है Fe2Fe प्लस 3CO2 बन रहा है। ठीक है, तो जी हमारी रिएक्शन सही हो जाएगी। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है, अपचयन के बारे में बताया है। तो सबसे पहले समझो अपचयन और ऑक्सीकरण कहलाता क्या है। ठीक है, क्या अपचयन और ऑक्सीकरण कहलाता क्या है। अपचयन, अपचयन में क्या होगा, क्या है अपचयन, क्या होगा, तो जो अपचयन होता है किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का क्या करना, ग्रहण करना, क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। मतलब कि हमारे पास कोई पदार्थ है, उसमें से हमने किसी दूसरे पदार्थ से ले लिए, इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, ग्रहण करना, क्या है, अपचयन कहलाता है। इसकी और परिभाषा होती है, यही देखो। और क्या होता है, ऑक्सीजन का क्या है, निकलना भी क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर ऑक्सीजन निकल रहा है, O2 का क्या निकलना, निकलना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। और हाइड्रोजन का यानी कि H2 का क्या है, जुड़ना भी अपचयन कहलाएगा, जुड़ना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। तो हमने आपको 3 परिभाषा बता दी है कि इसकी अपचयन की, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। मतलब कि किसी पर मतलब कि हमने कोई एटम लिया, उस पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और आया है। ठीक है, जैसे -2 इसकी ऑप्शन व्यवस्था है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया तो -3 हो गई। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता, सॉरी अपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, हाइड्रोजन का जोड़ना अपचयन कहलाता है। ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा हो गई। इसी प्रकार से क्या होता है, एक और होता है, एक होता है ऑक्सीकरण। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो ऑक्सीकरण क्या होता है दोस्त मेरे, ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीकरण। ठीक है, ये जो अपचयन होता है उसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। क्या, अपचयन का जस्ट उल्टा
क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना ऑक्सीकरण कहलाता है, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या है, इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या कहलाएगा, ये भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। इसी प्रकार से जैसे ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, तो यहां क्या होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, ठीक है, ये क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या होगा, निकलना भी ऑक्सीकरण होगा। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन का निकलना भी क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीकरण का निकलना भी क्या, हाइड्रोजन का निकलना क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपचयन को समझा और हमने ऑक्सीकरण को समझ लिया है। अब हम देखो अपने रिएक्शन में क्या हुआ है, यहाँ क्या है, जो लिखा है Fe2O3 लिखा हुआ है। इसके बाद क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, और बन क्या रहा है, इसके जो प्रोडक्ट में प्राप्त हो रहा है वो क्या है, 2Fe है, ठीक है, प्लस 3CO2 है। ठीक है जी, मिला। अब हमें यहां निकालना है किसकी, आयरन की, हमें ऑक्सीकरण अवस्था बताना है कि कितनी है। तो जो आयरन है, अब क्या होता है, जब हम ऑक्सीकरण अवस्था चेक करते हैं तो देखते हैं कि यहां पर कितना लिखा, 2, तो 2 किसका है, आयरन का नहीं रहेगा, जो ऑक्सीजन का रहेगा। और जो 3 लिखा हुआ है वो किसका रहेगा, ये रहेगा आयरन का। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, और इसका एक नियम में होता है, नियम देख लो। नियम क्या है, चलो नियम देखो पहले। नियम में अगर आपको किसी एक तत्व की क्या है, ऑक्सीकरण स्टेट पता है, तो आप दूसरे तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल सकते हो। जैसे हमें पता है कि ये ऑक्सीकरण है, वो ऑक्सीजन है वो कितने हैं, +2 में है। किसमें है, +2 में है। तो हम इसकी आयरन की निकाल सकते हैं। आयरन कितने हैं, 2 हैं, तो यहां 2 लिख लो। ठीक है, अब आयरन की मान लो X हो गया। ठीक है, अब ऑक्सीजन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, कितने हैं, 3 हैं। सॉरी, ये क्या, इसको भी हटाओ, प्लस नहीं है यहाँ पर, ये क्या है, ये क्या है, -2 है। ठीक है, ये क्या है, -2 है। ठीक है, अब इसके बाद कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम इसको और हल करेंगे तो यह कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 = 0। ठीक है, इसके बाद और सॉल्व करेंगे तो 3 का 6 क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो 6 क्या चला जाएगा, इस साइड। अब बचा कितना है, 2 आएगा किसमें, जो गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में, तो यहां आएगा 2। अब इसे काट देंगे, कितना आएगा, 3। तो जो आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था है वो क्या है, +3 है। अब जो आयरन है वो किससे जा रहा है, +3 से किस में जा रहा है, जी हो गया 0 में, हो गया किस में गया, 0 में। मतलब कि इसने क्या किए, जो ऑक्सीजन है ऑक्सीजन को त्यागा है। कितने त्यागे, 3 त्यागे। जब इसने ऑक्सीजन को त्यागा है तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। जो हुआ ना, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। अब जी हाँ देखो, यहाँ जो CO है वो किसमें है, वो हमारा +2 अवस्था में है। किसमें, जो कार्बन है +2 ऑक्सीकरण अवस्था में है। ठीक है, अब जो यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर कितने में पहुंच गया, इतने में यहाँ पहुंच जाएगा वो +4 में। क्या, +4 में। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले 2 ऑक्सीजन थे कार्बन के पास, अब 4 ऑक्सीजन हो गए। तो इसमें जुड़ रहे ऑक्सीजन की नहीं जुड़ रहे। तो क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जी है ना, ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, जी हो रहा है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। ये बात आपकी समझ में आई होगी। क्यों, पहले ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी थी, कार्बन की +2 थी। अब यहाँ पर कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +4 है। जब +4 हो गई तो 2 ऑक्सीजन क्या है, इसके पास ही आए,
ये पास आएंगे तो क्या हुए, ऑक्सीजन जुड़े हैं, जब ऑक्सीजन जुड़ेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीकरण, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ है, अपचयन हुआ है, अपचयन। अपचयन मतलब क्या होता है, मतलब कि ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ आयरन था +3 ऑक्सीकरण अवस्था में था, यहाँ पर कितना आ गया, 0 में आ गया, मतलब 3 ऑक्सीकरण चले गए, निकल गए, तो क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। यहाँ ऑक्सीकरण जुड़ा हुआ है तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। अब क्वेश्चन देखो, दी गई अभिक्रियाओं में अपचायक के रूप में कार्य करता है, मतलब कौन सा अपचायक के रूप में काम करेगा, Fe करेगा, CO2 करेगा, Fe2O3 करेगा या CO करेगा। तो अपचायक के रूप में कौन सा काम कर रहा है, Fe कर रहा है इसमें काम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। आंसर क्या हो जाएगा इसमें, अपचायक के रूप में क्या करेगा, Fe काम करेगा, ठीक है। और जो कार्बन है वो किसके रूप में काम कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑक्सीकारक के रूप में काम कर रहा है। अगर आपको इससे और मतलब कि और डिस्क्रिप्शन चाहिए है तो आप मेरे वीडियो पे आकर इसका पूरा आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां जाके भी देख सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो हमारे 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपको इसमें समझ में भी आया होगा, आपने इसमें देखा होगा कि ऑक्सीकरण अवस्था हम कैसे निकालते, आपने देखा कि अपचयन किसे कहते हैं, आपने देखा कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, और ऑक्सीकरण अवस्था कैसे ज्ञात की जाती है, ये भी आपने समझ लिया होगा, ठीक है। सरल सी चीज है। अगर दोनों अभिक्रियाएं मतलब कि कोई अभिक्रिया है उसमें, हाँ जैसे जो अभिक्रिया दी गई है इसमें क्या हो रहा है, अपचयन, क्या अपचयन, और क्या हो रहा है साथ में, ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीकरण। अगर किसी भी क्रिया में अपचयन और ऑक्सीकरण साथ में हो तो उसे क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जो अभिक्रिया है या रेडॉक्स अभिक्रिया का ही एक एग्जाम्पल है, जी भी आप समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है वो है, कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस रंग घटक का विचलन, मतलब कि जो डेविएशन होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, किसका सबसे अधिक होता है, तो ये निकालना है, ठीक है। अब ये क्या है, एक प्रिज्म होगी, मान लो ये एक प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म मान लो ये क्या प्रिज्म है। अब जैसे ही इस पर क्या हुई, एक श्वेत प्रकाश आई, श्वेत प्रकाश की किरण आई, ठीक है, क्या है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, ठीक है, प्रकाश की एक किरण है, ठीक है, जिस पर क्या हुई, आपतित हुई। अब जैसे इसमें टकरानी तो ये क्या हो जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो यहां से सीधी हो गई, ठीक है। फिर ये जैसे ही क्या है, बाहर निकलने वाली थी, तो जैसे ये बाहर निकलेगी तो क्या हो जाएगी, अभिलंब से दूर हो जाएगी, तो ये फिर यहां से यहां आ गई, ठीक है। तो ये क्या होगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे इस वाले को, तो ये आगे बढ़ता जाएगा यहाँ पर, ठीक है, और ये यहाँ पर आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ किरण आई है, अब जैसे ही ये प्रिज्म से बाहर निकलेगी तो ये अपने आप को कितने 7 रंगों में, किसमें 7 रंगों में क्या कर देगी, विभाजित कर देगी। क्या कर देगी, विभाजित कर देगी, ठीक है। क्या कर देगी, अपने आप को 7 रंगों में विभाजित कर देगी। अब इसके रंगों का एक क्रम होता है जिसे आपको याद करना है। क्या करना है, याद करना है। इसके लिए एक ट्रैक भी है, और एक हिंदी में भी है, एक इंग्लिश में भी ट्रैक है। आपको जो अच्छी लगेगी वो आप याद कर लेना, ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करें तो होता है क्या, बे, जा, नी, है, पी, यहां पर बे है, ठीक है, बे, जा, नी, है, पी, ना और ला, ये ट्रैक है, ठीक है। अब बे का मतलब क्या होता है, बैगनी होता है। यहाँ पर क्या है मतलब, यहाँ पर बे का मतलब क्या है, बैगनी से है, ठीक है, बैगनी, ठीक है। इसके बाद जा का मतलब जामुनी से है, किससे है,
जामनी से है। जामनी। नी का मतलब क्या है? नीला। क्या है? नीला। है का मतलब क्या है? हरा। क्या है? हरा। ठीक है का मतलब क्या है? हरा। क्या है? हरा। और पी का मतलब क्या है? पीला। क्या है इसका पी का मतलब? पीला। पीला। और ना का मतलब क्या है? नारंगी। क्या है? नारंगी। इसका ना का मतलब क्या है? नारंगी। ठीक है। और ला का मतलब ये है लाल। क्या है? ला का मतलब क्या है? लाल है। ठीक है, लाल। तो इस प्रकार से इसका क्या होता है? क्रम बन जाता है। अब जो इसका क्रम होता है, जो ऊपर सबसे नीचे जो कलर होगा, यहां पर क्या हो जाएगा? ये बैगनी होगा, और यहां पर जो सातवां कलर होगा वो क्या होगा? लाल होगा। अब देखो, जो लाल है तो यहां जो एंगल बनेगा वो कम डिग्री का रहेगा, और जो क्या है? बैगनी है, तो यहां पर जो एंगल बनेगा उसका जो विचलन रहेगा वो अधिक रहेगा। तो सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा? बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा। किसका होगा? बैगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा होगा। अब इसका एक होता है इंग्लिश वर्ड होता है, वो होता है विबग्योर। क्या होता है? विबग्योर। जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये है VIBGYOR, यानी कि बैगनी, इसको बोलते हैं वायलेट। ठीक है, जामनी आई, इसके बाद बी क्या है? ब्लू है यहाँ पर। ठीक है, ब्लू है। G फॉर ग्रीन है, Y फॉर येलो है, O फॉर ऑरेंज है, और R फॉर रेड है। तो जी इसका डायग्राम बना हुआ है। ये सूर्य प्रकाश है। जी कौन सा है? भी है, यहाँ पर R है। तो यानी कि सबसे ज्यादा विचलन होगा वो किसका होगा है? जो हमारे बैगनी रंग का सबसे ज्यादा विचलन होता है। ठीक है जी। अब थोड़ा सा और इसमें देख सकते हैं कि प्रकाश के अवयवी वर्णों के इस बैंड को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जो जी पूरा का बैंड है, इसे हम क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। क्या कहेंगे? स्पेक्ट्रम कहेंगे। स्पेक्ट्रम। तो जो क्वेश्चन आएगा कि जैसे ही सूर्य प्रकाश अपने अवयवी रंगों में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है, तो उसके जो बंच होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। बैंड को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक बैंड को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक है, आप सभी वर्णों को अलग अलग ना देख पाएंगे, फिर भी कुछ ऐसे कुछ अवयव हैं जो प्रत्येक वर्ण को एक दूसरे से अलग करते हैं। और प्रकाश के अवयवी गुणों में विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, अब मतलब कि हमें जब हम इंद्रधनुष को देखते हैं तो हम उन्हें बिल्कुल क्लियर नहीं कर पाते कि इसके बाद मतलब कि ये कलर कब खत्म हो रहा है और दूसरा कलर कब स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो वर्ण को एक दूसरे से अलग करता है, और प्रकाश के अवयवी गुणों को विभाजन को क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका काम हो गया। तो जी हमारा क्या था? हमारा एक क्वेश्चन था कि हमें निकालना था कि कौन से कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा अधिक होता है। तो ये आंसर हो जाएगा ए। किसका हो जाएगा? बैगनी कलर का डेविएशन सबसे अधिक होता है। अब पूछ सकता है सबसे कम किसका होता है? तो हरे रंग का जो डेविएशन होता है, सॉरी, जो लाल का होगा वो सबसे कम डेविएशन होगा। किसका? विचलन का सबसे कम किसका होगा? लाल रंग का होगा। सबसे अधिक किसका होगा? तो बैगनी रंग का होगा। जी हमने दो चीजें देख ली हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मनुष्यों के, ठीक है, मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करना है। मतलब कि इसमें से कौन सा विकल्प गलत है इसका चयन करना है। पहला विकल्प है जो केशिकाएं होती हैं, केशिकाएं संयुक्त होकर क्या कहती हैं? श्रावों का निर्माण करती हैं। ठीक है, आपने देखा ही होगा कि जो हमारे शरीर के अंदर क्या है? केशिकाएं होती हैं, उन सबसे मिलकर क्या बनता है? श्राव बनती हैं। जी हमें पता ही है। तो जी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसके बाद लसिका को ऊतक द्रव्य भी कहा जाता है। जो लसिका होती हैं उसे ऊतक द्रव्य भी कहते हैं। कोई बात बड़ी बात है ही नहीं। अब इसके बाद क्या है? प्लेटलेट्स रक्त के
थक के जमाने में सहायक होता है। बिल्कुल सही बात है। जो प्लेटलेट्स होता है वो क्या होता है, रक्त में पाया जाता है। क्या पाया जाता है रक्त में, एक तो WBC पाई जाती है, एक RBC पाई जाती है, एक प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि जैसे ही चिकनगुनिया होता है तो हमारे प्लेटलेट्स अपने आप जो नंबर होते हैं वो गिरने लगते हैं। अगर 50,000 से नीचे आ जाते हैं, 1 लाख से नीचे प्लेटलेट्स आ जाते हैं तो हमें क्या हो जाता है, जीवन में मतलब कि खतरा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए हमें डॉक्टर से मतलब कि वो लोग जो पपीता वगैरह होती है ना उसकी जूस वगैरह पीने की सलाह दी जाती है। ठीक है, तो जो होता है प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्या होता है, हमारे रक्त के थक्का जमाने के काम आता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर क्या है, डी है। इसमें क्या है, उच्च रक्तचाप शिरा संकुचन। क्या है, शिरा संकुचन के कारण होता है। दोस्तों उच्च रक्तचाप शिरा संकुचन के कारण होता है, धमनी में दबाव के कारण होता है। ठीक है, कैसे, धमनी पर क्या दबाव के कारण होता है। ठीक है, तो संकुचन नहीं है, क्या है, दबाव के कारण क्या होता है, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाता है। अब आपको पता होगा कि जो ब्लड प्रेशर है, क्या है, ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल कितना होता है, वो होता है 120/80 माना जाता है। ठीक है, और फिर अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, कोई डॉक्टर 130 से 80 तक 90 तक मानता है। ठीक है, तो ये अलग अलग नियम है। अगर हाई ब्लड प्रेशर क्या माना जाएगा, अगर हमारा इससे अधिक हो जाएगा तो क्या माना जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर है, और अगर इससे कम रहेगा तो क्या माना जाएगा, लो ब्लड प्रेशर है। ठीक है, अब जो इसे मापने का एक यंत्र होता है उसे कहते हैं हम क्या, स्फेग्नोमेनोमीटर। तो अगली बार जो क्वेश्चन आएगा पूछ सकता है कि जिससे ब्लड प्रेशर नापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। आप इस चीज को बिल्कुल नोट कर लेना, और जब भी आप मेरे लेक्चर में अगर आप क्या बोल रहे, जो हमारा लेक्चर चल रहा है PYQ को, अगर आप इसे पढ़ रहे हो तो साथ में अपना डॉट और पेन साथ में लिखते जाना, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि अगर मैं एक क्वेश्चन बताता हूं तो उसके संग कम से कम 4 या 5 क्वेश्चन के एक्स्ट्रा आंसर बता देता हूं। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर की मापने का यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्फेग्नोमेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल कितना होता है, 120/80 होता है। अधिक क्या होगा, इससे अगर ऊपर चला जाएगा तो अधिक कहलाएगा, इससे अगर कम रहेगा तो क्या कहलाएगा, लो कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये उसी का दिया गया है। ठीक है, NCERT कटिंग है ये। ठीक है, तो ये क्या है कि आर्टरी है, ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब देखो इसमें उसी को समझाया गया है, ब्लड प्रेशर इज द मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द स्फेग्नोमेनोमीटर। मतलब किससे नापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर से नापा जाता है। हाई ब्लड प्रेशर इज आल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। किससे होता है, हाइपरटेंशन, एंड इज केस्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज which result in increased। ठीक है, तो ये बताया गया है, तो ये इसमें बता दिया गया है आपको कि कैसे है इसमें। जी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आओ, क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। फिजिक्स का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, आप बड़ी मजा लेंगे पढ़ने से। बहुत सरल है, अगर आप चाहोगे ना तो 15 सेकंड में कर दोगे, अगर बस आपको एक चीज आना चाहिए, मात्र एक फार्मूला। ठीक है, लेकिन मैं पहले आपको इसका डिस्कशन बता दूंगा, फिर उसका आपका जो पार्ट आपका काम का है वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो पहले देखो डिस्क्रिप्शन। दोस्तों आपने लेंस में पढ़ा होगा कि हमारे पास क्या लेंस होते हैं, 2 लेंस होते हैं, एक अवतल लेंस होता है और एक उत्तल लेंस होता है। जब आप चश्मा बनवाते हो तो आपकी जो लेंस की फोकस रहती है वो आपने देखा होगा या तो माइनस में रहेगी या फिर प्लस में रहेगी। ठीक है, जो उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसमें धनात्मक रहती है, और जो अवतल लेंस होता है मतलब कि अवतल लेंस होता है, उसकी जो क्षमता रहती है, आवरण क्षमता, उसे उसमें किस में रहती है, माइनस में रहती है, यानी कि ऋणात्मक रहती है। ठीक है, तो पहले बताते हैं जी वाला। क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु के लिए 3 का आवर्धन। ठीक है,
क्या है, 3 का आवर्धन है और लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर वस्तु रखी है, यानी कि हमें m की वैल्यू दी गई है। m क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है। कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। और जो u है वो कितना दिया गया है, वो दिया गया है हमारे पास कितना है, 1.5 दिया गया है। ठीक है, आज प्लस हो गया और माइनस कैसे होगा, इसको हमें पता करना पड़ेगा किससे, कि हमारा लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। तो मैं आपको बता चुका हूं उत्तल लेंस का जो मैग्निफिकेशन होता है, उत्तल लेंस हाँ का जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या आएगा, हमेशा प्लस में रहता है। और अवतल लेंस प्लस में रहता है, अवतल लेंस का रहता है, अवतल लेंस की हम बात करें, लेंस की बात करेंगे तो माइनस में रहता है। ठीक है, अब ये देख लिया। अब ये क्या दिया गया है, ये इससे दूरी दी गई है। और अगर हमने बात की थी किसकी, उत्तल लेंस की बात की थी, तो जो हमारा क्या रहेगा, उत्तल लेंस रहेगा। तो उत्तल लेंस में आपको चिन्ह परिभाषा बताया था कि यहाँ चिन्ह कैसे काम करते हैं। तो अगर इस साइड रहेगा आपकी वस्तु तो किसमें होगी, माइनस में होगी। और अगर वस्तु इस साइड रहेगी, सॉरी उल्टा हो गया, अगर वस्तु यहाँ पर रहेगी तो किसमें होगी, प्लस में होगी। और वस्तु यहाँ पर रहेगी तो माइनस में होगी। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी वस्तु पर, तो यहां से कहीं वस्तु यहां पर रखी होगी, यहां पर कितना 1.5 होगा। तो इसमें किसमें काउंट करेंगे, माइनस में काउंट करेंगे। ठीक है, अब निकालना क्या है, हमें निकालना है v का मान निकालना है, मतलब प्रतिबिंब में निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह के साथ ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, यानी v का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम पहले देख चुके हैं कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू क्या हो जाता है, जो होता है ये होता है हमारा क्या, मैग्निफिकेशन इक्वल टू होता है, क्या होता है, v अपॉन u होता है। क्या होता है, v अपॉन u होता है। अब v की वैल्यू कितनी है, जी हमें निकालनी है। ठीक है, और u की वैल्यू कितनी दी गई है, -1.5 सेंटीमीटर दी गई है। तो यहां रहते हैं -1.5 सेंटीमीटर। अब ये किसमें है, भाग में है, और यहां आएगा तो किसमें जाएगा, गुणा में जाएगा। और m की वैल्यू कितनी है, 3 है। इसे हम और आगे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन 1.5 माइनस का। अब यहाँ करेंगे जिस किसमें, गुणा में, भाग में है, तो ऊपर जाएगा किसमें जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा 1.5, ठीक है, माइनस इंटू 3। अब क्या हो जाएगा, 15×45 मतलब कि 4.5। तो किसमें आ गया, माइनस में आ गया। किसमें आ गया, माइनस में आ गया। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, -4.5 हो जाएगा आंसर। ठीक है, जी बात होगी हमारी इसकी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको जो पेपर में करना है सॉल्व, वो यहाँ से करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, यहाँ से करना है। तो यहाँ से लेके मात्र एक बैठ का आंसर है, यहाँ अगर लिखना चाहो तो लिख लो, और नहीं तो यहीं कहीं सॉल्व कर लो, तो वहां से भी सॉल्व कर लोगे। लेकिन जो होगा कैसे, जो होगा तब जब आप प्रैक्टिस कर रहे होगे क्वेश्चन की। अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की होगी क्वेश्चन की तो कैसे आप सॉल्व करवाओगे, बताओ। ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। चलो तो फिर और आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका जो डिस्क्रिप्शन लगा हुआ है तो आप ये भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। दोस्तों आपने एक चीज और गौर की होगी कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर आ रहे हैं पेपर में तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस यहां से आ रहे हैं, और विद्युत की से आ रहे हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र वगैरह पूछ रहे हैं, तो यहाँ से विद्युत मोटर वगैरह के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ से कम हमेशा एक मतलब टॉप पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। आज इसके साथ एक मतलब मोटिवेशनल कोड है। वैसे मोटिवेशन तो आपको चाहिए है, तो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, वो तो आपको घर से मिलता है। मोटिवेशन आपको यूट्यूब से मोटिवेशन की वीडियो देखने से नहीं मिलता है। अगर मिलेगा भी तो वो आपको 10 मिनट से लेके 1 घंटा तक मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा मोटिवेट नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको अगर मोटिवेशन चाहिए है तो मोटिवेशन के लिए आपके पास आपका रूम ही तो काफी है। ठीक है, अगर आप शीशा देख रहे हो तो क्या देखोगे, उसमें अपने को पारदर्शी बनाओ। अगर दीवार देख रहे हैं तो दीवार की तरह हमें ऊंचाई प्राप्त करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से इससे मोटिवेशन ले सकते हो, और इससे बढ़िया मोटिवेशन तो आपके घर की स्थिति देगी।
ठीक है, जो आपकी स्थिति घर की है ना, उससे भी मोटिवेशन ले सकते हो, क्योंकि हम जो पढ़ा रहे हैं हम भी एक किसान परिवार से ही हैं, और जिन लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। और मिडिल क्लास फैमिली की क्या स्थिति होती है आप लोग अच्छी तरह से परिचित हैं, और अगर आप किसान परिवार से हैं तो फिर उसकी बात अलग ही है, वो कितना संघर्षमय जीवन होता है वो आप जानते होंगे और हम जानते होंगे। इसलिए अगर आपको जॉब करनी है तो आप यहाँ से निकलने का एक ही तरीका है कि आप मेहनत करें और मेहनत करें और मेहनत करें, और मेहनत एक सही दिशा में और सही दिशा के साथ करें तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा दोस्तों। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है एक अवतल दर्पण जिसका फोकस दूरी कितनी है, एफ इक्वल टू कितनी दिया गया है 20 सेंटीमीटर है, कितनी है 20 सेंटीमीटर है। इसमें इससे 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है, मतलब कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित कर रहा है, मतलब कि भी का मान दिया गया है, वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या निकालना है, वस्तु की दूरी निकालना, मतलब कि u का मान निकालना है। तो हमारे पास क्या क्या है, एक तो फोकस दूरी कितनी दी गई है, जी दी गई है किसमें 20 दी गई है, ठीक है। इसके बाद जो भी है उसका मान कितना दिया गया है 60 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, u का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें इसके चिन्ह देखना है दोस्तों, चिन्ह का इसमें विशेष महत्व है लेंस में और दर्पण में, तो आप चिन्ह का जो टॉपिक है उसे पहले अच्छे से क्लियर करवा कर लेना। तो आप इसके लिए हमारा एक नया वीडियो आने वाला है चिन्ह के लिए, तो आप उस पर मेरी जाके देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जैसे जी क्या बात कर रहे हैं, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में हमेशा जी अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या है, अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। अवतल दर्पण का मतलब होता है जो तल है वो कैसा झुका हुआ है, अवतल मतलब तल झुका हुआ है, ऐसा तल है, ठीक है। अब इसमें यहाँ क्या होगा, पॉलिश में होगा, क्या होगा, पॉलिश होगा। अब जे इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है, मुखाक्ष होगा इसका। जे अगर कोई वस्तु अब पॉलिश के साइड से रखी नहीं होगी, इसी साइड रखी होगी, तो हमें चिन्ह परिपाटी से ज्ञात है कि अगर यहाँ पर कोई वस्तु रखेगी तो किसमें होगी, पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर होगी तो किसमें होगी, निगेटिव में होगी, ठीक है। अब इसमें पॉइंट क्या क्या होते हैं, एक तो इसका पोल होगा, फिर क्या होगा, फोकस होगा, फिर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और फिर क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि जो फोकस की दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर है। और जो 20 सेंटीमीटर है वो किस साइड है, हमारे इस साइड है, तो चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है। अब जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहां बन रहा है, इसी साइड बन रहा है, तो जो भी किसका आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, और u हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखा होगा क्या है, दर्पण सूत्र पढ़ा होगा बनने, क्या पढ़ा हुआ, दर्पण सूत्र, क्या, दर्पण सूत्र। अब दर्पण सूत्र क्या होता है दोस्तों, दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू होता है 1/u प्लस 1/v होता है, जो पढ़ा है, ठीक है। अब 1/f में अगर हम f की वैल्यू की बात करें तो कितनी है 1/20। अब 20 कितने हैं, माइनस के हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें u का मान निकालना है और v का मान दिया गया है कितना, माइनस का 60 दिया गया है, ठीक है। अगर हम पक्षांतर करेंगे, जे किसमें है, अगर जे किसमें माइनस में है, इस साइड आएगा तो किसमें जाएगा, प्लस में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/-20। अब जब माइनस में है तो इस साइड आएगा प्लस में हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा, प्लस का 60 हो जाएगा, ठीक है। अब जे किसके बराबर हो जाएगा, 1/u के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ देखो तो 1/u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/u इक्वल टू हो जाएगा 1/60 माइनस 1/20 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा, तो यहाँ कितना आएगा 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है जी। थोड़ा सा एक चीज यहाँ देख ले, क्या लिखा हुआ, हाँ क्या है जी, जो लिखा हुआ है -1/20 प्लस 1/60। अब एलसीएम आएगा कितना, 60 आ जाएगा, बित्ती 60 माइनस के यहाँ क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 2/60। तो 2 में
अच्छा 60 में हम 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 30 बार जाएगा, तो -1/30, मतलब कि 1/u की वैल्यू आएगी वो कितना आएगी 1/30, मतलब u इक्वल टू क्या हो जाएगा -30। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा -30, इसमें आंसर हो जाएगा। अब कौन सा विकल्प -30 है, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। तो ये हमने किससे निकाला, दर्पण फॉर्मूला से निकाला हुआ है। तो जिस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, जब फिजिक्स है दोस्तों, फिजिक्स थोड़ी टफ होती है तो आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। शानदार क्वेश्चन था, एक बार उसमें नहीं आया आप इसे वीडियो को पोस्ट कर लें, फिर से देखें, फिर से करने की कोशिश करें, और आपसे एक बार बन गया तो हमेशा बनता रहेगा। ठीक है, और बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एथेनॉल का एक एथेनोइक अम्ल, ठीक है, मैंने क्या करना है, परिवर्तन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है। मतलब हमें एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित करना है, तो यह कौन सी प्रकार की अभिक्रिया होगी। जी दोस्तों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधी रिएक्शन छपी हुई है किताब में, आप वहां जाके इसे पढ़ सकते हो। अब सबसे पहले समझो कि एथेनॉल होता क्या है। अब इसमें क्या लगा है, नॉन लगा हुआ है, ये क्या है नोएक है, और जो आई क्या लगा अम्ल लिखा हुआ है। जिसमें दोस्तों ऑल लगा हो केमिस्ट्री में तो वे क्या होते हैं एल्कोहल, जो क्या है एल्कोहल होते हैं, क्या होते हैं एल्कोहल होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक क्या होता है, आपने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तो सुने ही होंगे क्योंकि मैं 3-4 बार बता चुका हूं। एक होता है एल्केन, ठीक है एल्केन, जी क्या होता है CnH2n+2 होता है। फिर होता है एल्कीन, एल्कीन जी क्या होता है CnH2n होता है। फिर होता है एल्काइन, होता है एल्काइन जी क्या होता है CnH2n-2 होता है। ठीक है, अब ये एथेनॉल है तो एथेनॉल क्या है, इसमें कितने हैं C2H5 और OH लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है C2H5OH लिखा हुआ है। अब इसको हम एक और रूप में लिखने की कोशिश करें तो कैसे लिख सकते हैं CH3CH2 और OH की भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं CH3CH2OH लिख सकते हैं। इस पर अगर हम क्षारीय विलयन KMnO4 की रिएक्शन कराएं, साथ में अम्लीय चीज क्या लेने, अम्लीय विलयन लेने क्या K2Cr2O7। अगर इनसे रिएक्शन कराएं तो हमें क्या प्राप्त होगा, एथेनॉल क्या होगा एसिड प्राप्त होगा, तो C2H5COOH बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा COOH बन जाएगा। अब जो किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो जो दहन हो रहा है यहाँ पर क्या है, हम इसे जला रहे हैं किसकी उपस्थिति में, क्षारीय KMnO4 अम्लीय K2Cr2O7 की उपस्थिति में। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, दहनीय अभिक्रिया है। किसकी है, दहनीय अभिक्रिया है। तो ये क्या है एथेनोइक अम्ल है, और ये क्या है एथेनॉल है। मतलब इसमें क्या है OH है तो एल्कोहल है, क्या है जे एल्कोहल है, मतलब पीने वाली जो शराब होती है ना वही है। ठीक है, ये क्या है एसिड है, जो फॉर्मिक एसिड होता है एसिटिक एसिड होता है तो उसी वाला एसिड जी है। ठीक है, इसका जो लगा हुआ है कटिंग लगी हुई है एनसीईआरटी की, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का अध्ययन किया, दहन करने पर कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जाता है। इस पूर्ण ऑक्सीकरण के अतिरिक्त ऐसी अभिक्रिया होती हैं जिससे एल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल दिया जाता है। ठीक है, किस बदल दिया जा रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बदल दिया जा रहा है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है, दहन अभिक्रिया है। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव नरों में वृषण क्या वृषण उदार गुहा के बाहर कोष विषाणु विषाण कोष नामक थैली में क्यों होते हैं।
जो विषण कोश होते हैं वो उदार गुहा के बाहर विषण नामक थैली में विषण कोश नामक थैली से में क्यों स्थित होते हैं? तो इसका जो कारण होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें जो निर्माण होता है वो किसका होता है? देखो, यह शुक्राणु का निर्माण करते हैं। क्या कहता है? शुक्राणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण होना है? शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो शुक्राणु का निर्माण होता है वह शरीर के टेम्परेचर से कितना 2 से लेके 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर पर होता है। अगर इतना शरीर के टेम्परेचर के बराबर रहेगा शुक्राणुओं का जहां पर निर्माण होता है उसका टेम्परेचर, तो शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा। जब शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो फिर जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ठीक है, तो इसके निर्माण के लिए हम क्या कहते हैं कि जो विषण कोश होते हैं उसे उदार गुहा के बाहर रखते हैं। ठीक है, साथ में एक जो कारण होता है जो हार्मोन टेस्टिस से वो स्त्रावित होता है वो भी यहीं से होता है। तो एक कारण ये है, लेकिन जो इसका बाय प्रोडक्ट है, मेन कारण क्या है कि जो शुक्राणु का निर्माण होता है वो निर्माण होता है 2 से लेकर 3 डिग्री शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर। अब आपको कमेंट करके बताना है कि शरीर का टेम्परेचर कितना होता है। अगर हम बात करें सेंटीग्रेड में बात करें तो लगभग 36 से लेकर 36 डिग्री 36.8 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग हमारा शरीर का तापमान होता है। अगर आपका इससे ज्यादा तापमान है तो जान लो कि आपको क्या है, फीवर है। ठीक है, तो अगर तो जितना इतना तापमान होता है और हमें जहां पर किसका शुक्राणु का निर्माण करना है तो वहां का तापमान कितना होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए। कितना? 2 से 3 डिग्री। तो हमारा पहला जो ऑप्शन रहेगा वो यह है, यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर से 2-3 डिग्री निम्न तापमान बनाए रखने में मदद करता है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसके कोई आंसर है नहीं। इसमें रक्त वाहिनियों द्वारा शुक्राणु निर्माण के लिए आवश्यक प्रचुर आपूर्ति प्रदान की जाती है, तो जिसका मुख्य कारण नहीं है। ठीक है, यह शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर की तुलना में निम्न दाब बनाए रखने में मदद करता है, ये भी कारण नहीं है। यह शुक्राणु निर्माण के लिए हार्मोन स्रावित करता है। हार्मोन तो स्रावित करता है लेकिन बाद का कारण है, बाय प्रोडक्ट है। मेन कारण क्या है? जी वाला ए, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। तो ये क्या है? टेस्टी। ये क्या टेस्टी है? इसमें ये क्या है? हमारा अंडकोश है। ठीक है, विषण है और यहाँ पर क्या होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, और जाओ, जो इसी के बारे में लिखा हुआ है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है वो का नाम है टेस्टोस्टेरोन है। क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। इससे भी आप थोड़ा सा याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर आता है क्या? ये केमिस्ट्री क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आयनिक यौगिक क्या कहलाएंगे। क्या आयनिक यौगिक क्या होंगे? ठीक है, आयनिक यौगिक क्या होंगे दोस्तों? आयनिक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक जो उसमें क्या हो, धातु व अधातु दोनों उपस्थित हों। ठीक है, और धातु जब अधातु जब मिलती हैं तो वे जो मतलब कि जो बॉन्ड बनाते हैं उनका बॉन्ड क्या होता है? बहुत अधिक मजबूत होता है, तो आयनिक बंध बना लेते हैं। ठीक है, जैसे NaCl है तो ये क्या है? ये आयनिक यौगिक है, क्योंकि Na क्या है? पॉजिटिव और Cl क्या है? नेगेटिव। ठीक है, और ये क्या है? Na क्या है? धातु है। ये क्या है? Cl धातु ही है। ठीक है, तो किससे बताना है? ये धातु के साथ और ये अधातु के साथ। तो ये क्या है? जी हुई हमारे इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा ना NaCl, तो ये क्या कहलाएगा? आयनिक बंध कहलाएगा। ठीक है, और ये क्या कहलाएंगे? आयनिक यौगिक। क्या है ये? आयनिक यौगिक। ठीक है, समझ गए? अब देखो, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये कथन देखो सही है। कथन 2, आयनिक यौगिक के गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? निम्न होते हैं। ये कथन गलत है। आयनिक यौगिक के कभी भी गलनांक और क्वथनांक निम्न नहीं होंगे, क्योंकि जब वे बॉन्ड बनाते हैं तो मजबूत बंधन बनता है, और मजबूत बंधन तभी बनेगा जब उनके गलनांक और क्वथनांक क्या हो? उच्च हो। क्या हो? उच्च हो। तो यहाँ पर क्या आना था? उच्च आना था। ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कथन फर्स्ट और सत्य है और कथन सेकंड क्या है? असत्य हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। ए क्यों नहीं होगा? क्योंकि इनमें दोनों कथन सत्य के लिए लिखा है, इसलिए नहीं होगा। बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कथन सेकंड सत्य है और फर्स्ट असत्य लिखा हुआ है, इसलिए नहीं होगा। और सी में क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों कहां लिखा हुआ है? असत्य कथन लिखा हुआ है, इसलिए नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 हम किसने पर
क्वेश्चन नंबर, हाँ 9 पर आ गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? एक गोली दर्पण एक किरणपुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसरित करता है, मतलब मिलाता है। दर्पण की बारी में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? अब अभिसरण मतलब क्या होता है? मिलाना होता है। अब ऐसा कौन सा दर्पण है जो 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 भी किरणें प्राप्त हो रही हैं, आपतन हो रही हैं, उन सबको एक जगह मिला दे, तो वह एक ही दर्पण काम करता है, वो हमारा होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? अवतल दर्पण। अब इसमें कहीं से भी किरण आती है तो कहां से निकलती है? मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। यही इसी बिंदु पर सबकी सबकी किरणें क्या हो रही है? मिल रही हैं। तो इसमें आप देखो क्या इसके पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? प्रयुक्त दर्पण क्या होगा? अवतल दर्पण होगा। सही बात है। ठीक है, इसके बाद क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज पॉजिटिव। दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? धनात्मक होगी। आप खुद समझो कि मैं आपको बता चुका हूं चंद्र परिपाटी में कि प्लस कहां आएगा? अगर हमारा क्या जो किरणें यहां मिल रही है वो कहां मिलती? इस साइड मिलती, कहीं पर यहां मिलती तो क्या आता? प्लस पॉइंट आता। तो यहां तो मिल रही है, मिल रही है इस साइड, तो हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्या आएगा? नकारात्मक मान आएगा, यानी कि ऋणात्मक मान आएगा। ठीक है, तो जी वाला हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखो सी क्या है? अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अब जे देखो अभिसरण बिंदु क्या हो रहा है? दर्पण का मुख्य फोकस, मतलब कि जहां पर सबकी सब किरणें मिल रही हैं वो क्या होगा? मुख्य फोकस होगा। तो यहीं पर सब किरणें मिल रही हैं तो ये क्या होगा? हमारा मुख्य फोकस हो जाएगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 ये भी सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों सही है। तो हमारा सी वाला आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों सही है। ठीक है, मान लो कि ये क्या अवतल दर्पण है, यहाँ जो क्या है इसका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर कोई किरण गई और यहाँ से हो गई फोकस से होकर आई, जो यहाँ से गई फिर कहां से? फोकस से होकर आई, जो यहाँ से गई फोकस से होकर आई, जो यहाँ से गई फोकस से होकर आई। तो यहाँ क्या है? फोकस है। तो अभिसरण क्या हो रहा है? फोकस पे हो रहा है। जो कितना होता है? अवतल दर्पण होता है। ठीक है, और जी पॉइंट बी होगा क्योंकि ये नेगेटिव मान प्राप्त होता है, ना कि पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव प्राप्त होता तो वो इस साइड होते। ठीक है, ये बात हो गई किसकी? इसकी। क्वेश्चन नंबर 10 की। अब क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो आप लोग। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी पी लूं। क्वेश्चन 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? मतलब कि बाष्पोत्सर्जन के कौन कौन से तरीके होते हैं उनको दर्शाया गया है। तो ऑप्शन ए क्या है? बाष्पोत्सर्जन, बेसरण और संग्रहण। बी है केवल बेसरण और संग्रहण। सी है केवल बाष्पोत्सर्जन और संग्रहण। और डी है केवल बाष्पोत्सर्जन और बेसरण। तो इन तीनों के बारे में यहां लिखा हुआ है। बाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे अपने रंध्रों मतलब स्टोमेटा के माध्यम से जल वाष्प को उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, अपसर्जन क्या है? बेसरण क्या होता है? ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन के दौरान जैसे गैसीय उत्सर्जन बेसरण के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं। ये भी सही है। सी क्या है? संग्रहण। कुछ अपशिष्ट पदार्थ पत्तियां, छाल, वैक्यूल जैसे पौधों के ऊतकों में संग्रहित हो जाती हैं। ठीक है, तो क्या क्या होगा? बाष्पोत्सर्जन हो जाएगा हमारा, बेसरण हो जाएगा और संग्रहण हो जाएगा। मतलब कि जिसमें तीनों होंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या है? बाष्पोत्सर्जन, बेसरण और संग्रहण, यानी कि ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्या निकलेगा? तो केवल इसमें तीनों दिए गए हैं और सब में दो दिए गए हैं, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलो क्वेश्चन था, आपको कर सकते थे इसे। अब क्वेश्चन नंबर 12 आ गया। तो पहले इसको थोड़ा सही कर लो, क्योंकि जो रिएक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हमारा टाइपराइटर सही से टाइप नहीं कर पाता। ठीक है, तो जे है क्वेश्चन क्या? ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस Cu। यहां क्या बना है? जिंक ऑक्साइड था और कार्बन था, इससे बना क्या है? जिंक अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है ये दिखाना है। ठीक है, अभिक्रिया में क्या होता है? अब चाहे होकर जिंक का निर्माण करते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया से नहीं गुजरता, जिंक रेडॉक्स अभिक्रिया से नहीं गुजरता, ऑक्सीकृत होकर जिंक का निर्माण करते हैं और कार्बन अपचयित होकर CO2 का निर्माण करते हैं। ये जो हमने इसके पहले क्वेश्चन कराया है उसी का ही मतलब कि एक अभिक्रिया है। तो हमें मेन समझना क्या है? अपचयन और ऑक्सीकरण को समझना है। अब ZnO है, क्या है? ZnO है। ठीक है, अब जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है ये हमें ज्ञात करना है। अगर हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था पता है तो हम जिंक की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कर सकते हैं। इसे मानेंगे हम क्या? x मान लेंगे और इसे मान लेंगे क्या? 2 मानेंगे इसे। ठीक है, -2। क्या? -2। जब -2 रहेगी तो x कितना हो जाएगा? यहाँ पर +2 इक्वल टू 0 है, तो इसका क्या हो जाएगा? -2 का हम जब पक्षांतर करेंगे तो किसमें आएगा? +2 में आएगा। तो मतलब कि यहाँ पर 2 हो गई, x इक्वल टू क्या हो गई? 2 हो गया। अब जो जिंक है वो किससे इधर चला गया? यहाँ पर 2 था और यहाँ बचा हुआ सब जिंक है, तो यहाँ 0 में आ गया। जब 2 से हम 0 में आएंगे तो क्या हो रहा है इसका? बताओ आप कमेंट करके कि जब हम पहले ऑक्सीजन संख्या कितनी 2 थी, अब क्या होगी? 0 होगी, मतलब कम हो रहा। जब कम होगा और जब ऑक्सीजन संख्या कम होगी मतलब क्या होगा? घटेगा। जब ऑक्सीजन संख्या घटेगी तो मतलब कि अपचयन हुआ। ठीक है, तो निकालना क्या है कि जिंक का क्या हो रहा है?
अपचयन होकर जिंक का निर्माण हो रहा है, तो हमारा पहला वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें देख लो, इन रिएक्शन कार्बन ऑक्साइड टू CO एंड ZNO इट रिड्यूस टू जिंक, मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, जिंक बन रहा है, यानी कि क्या होगा, अपचयन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जी वाला, ए वाला सही रहेगा। तो क्या है, अपचयित होकर जिंक का निर्माण हो रहा है। ठीक है, जी हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला अपन ने, तो ये ऑक्सीकरण संख्या से निकाला, पहले कितने में था, 2 में था, अब कहां पहुंच गया, 0 पहुंच गया, इसलिए क्या होगा, इसका अपचयन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 13 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा शानदार क्वेश्चन है। देखो, निम्न में से कौन सा हेक्सेन के समजातीय श्रेणी का अलग सदस्य है। अब ये हेक्सेन हेक्टेन आ रहे हैं, तो आपको जो कार्बनिक रसायन है उसकी एक एबीसीडी होती है, एथ मैथ प्रोट के, इसके बाद ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, तो ये आपको याद कर लेने हैं। अब ये क्या है, हेक्सेन की बात कर रहे हैं, क्या, हेक्सेन। अब जो हेक्सेन है, हेक्सेन, अब हेक्सेन के बाद समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य क्या होगा। अब जो हेक्सेन क्या होता है, C6 होता है, तो इसके बाद जो सदस्य आएगा उसमें कार्बन कितने होने चाहिए, 7 होना चाहिए, मतलब कि हेप्ट होगा, हेप्ट। अब हेप्ट किसमें है, जो हेप्टेन है, पेंटेन है, पेंटीन है, हेप्टीन है। अब ये हेक्सेन है, अब हेप्टीन है, मतलब कि एल्केन है जी, एल्केन है जी, क्या है, एल्केन है कि एल्काइन है या एल्कीन है। अब देखो इसमें क्या आ रहा, हेक्सेन मतलब एल्केन, क्या है, एल्केन श्रेणी का है, मतलब कि इसमें जो होगी CnH2n+2 होंगे। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेप्टेन होगा, मतलब कि इसमें कार्बन कितने होंगे, 7 होंगे, और इसमें क्या होंगे, हाइड्रोजन 7 में 14 और 2 16, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 16 हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा, मतलब कि C6H क्या हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। यहाँ पर कितना आएगा, 16 आएगा, जिसका आंसर होगा ए, क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा, हेप्टेन। ठीक है, पेंटेन नहीं होगा, पेंटीन नहीं होगा, और हेप्टीन नहीं होगा। अगर हेप्टीन तब होता जब यहाँ क्या होगा, एल्कीन होता, मतलब कि C7 और H कितना होता, 12 होता, तब होता हेप्टीन। इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, जो एल्केन होते हैं उसमें एक डबल बॉन्ड होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हेप्टेन का आंसर है। तो आपको जो एबीसीडी ये है वहां की, किसकी, कार्बनिक रसायन की, तो आपको यह भी याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आप इसके पहले भी 3 क्वेश्चन लगा चुके हैं, तो आपको ये 3 चीजें याद करनी है कि एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्कान क्या होता है। जी आप कमेंट करके बताओगे कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है, एल्काइन का फार्मूला क्या होता है, और एल्कीन का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक आपको थोड़ा ट्विस्ट देने वाला एक थोड़ा सा एक जुमला टाइप का है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, बस मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। मतलब कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, अब मुश्किल क्या और क्या आसान किया, ठान लिया तो ठान लिया। क्योंकि भाई साहब आपने कमेंट किया था कि हमें क्या बनना है, जिनो की चाहिए। जब कमेंट आपने किया था तो मतलब कि मेहनत कौन करेगा, मैं करूंगा क्या, आपको ही करनी पड़ेगी, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, और जी मैं अपने लिए भी वही करता हूं, कोड करता हूं कि अगर मैंने ये चुन लिया कि मुझे सक्सेस होना है बोर्ड पर, तो मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। ठीक है, क्योंकि जब मेरे खुद का ही सपना था कि मुझे बोर्ड पर पढ़ाना है, किसी ने मुझे प्रेशर नहीं किया था कि नहीं अब जाइए पढ़ाइए। ठीक है, तो मेरा सपना था तो मुझे उसमें सक्सेस होना है। ठीक है, और समय, आप जिस चीज को, एक खान सर एक बात कहते हैं हमेशा, मैं उनका थोड़ा सा फैन हूं खान सर का, वो हमेशा कहते हैं कि जिस चीज को आप समय दोगे आप वह बन जाओगे। अगर आपने, जो मैं यहाँ पर हूं मैंने उस चीज को समय दिया होगा, आप जहां पर हैं आपने उस चीज को समय दिया होगा, और जो कोई जहां भी काम कर रहा होगा उसने जरूर उस चीज को समय दिया होगा। अगर कोई यूपीएससी निकाल के बैठा हुआ है तो जरूर उसने कम से कम अपने जीवन के 4 या 5 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने 1 साल समय दिया होगा। कोई अगर मुख्यमंत्री बैठा हुआ है यहाँ पर देश में, तो उसने अपने जीवन के 10-12 साल कहीं ना कहीं देश सेवा की होगी, तब वो उस जगह पहुंच पाया है। इसलिए आपको नौकरी चाहिए ना, तो जितना टाइम लगना है वो लगना निश्चित है, तो आप बढ़िया लगन से लगकर मेहनत कीजिए। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप किसी और चीज को समय दो और कुछ और बन जाओ। अगर आप लबबाजी को समय दोगे तो लबबाजी बनोगे, और पढ़ाई को समय दोगे तो कोई अच्छी पोस्ट ही पाओगे। ठीक है, इसलिए हमेशा जिस चीज को समय दोगे वह चीज हमेशा बन जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे का देखते हैं। देखो क्वेश्चन 14 नंबर का है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डोबेलाइन का नियम है, नहीं है, नहीं है, मतलब कि कौन सा भी फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखो हम कम से कम इस नियम को 5 बार पढ़ चुके। जितने भी सेट आए उसमें से 3 में से, मतलब 8 सेट आए, तो 8 में से कम 3 सेट में त्रिक डोबेलाइन का नियम आया है, 2 में मैटलिब की टेबल आई है, और किसी ना किसी का आया है। यानी कि ये बात सख्त हो गई कि जो हमारी क्या है, आवर्त सारणी है, क्या है, आवर्त सारणी है, आवर्त
सारणी। तो इससे तो क्वेश्चन आना है, निश्चित बात हो गई। ठीक है, जब क्वेश्चन यहाँ से आना है और ये किससे क्वेश्चन आ रहे हैं, जे आवर्त सारणी के इतिहास से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसका विकास कैसे हुआ है। सबसे पहले तिलक डोबीरान आए, फिर इसके बाद दूसरे व्यक्ति आए, फिर मेंडलीफ आए, फिर मोस्टली आए। ठीक है, तो उसी टाइम से ये विकसित हुई है। अब जो क्वेश्चन है क्या है, तिलक डोबीरान इनने एक नियम दिया था, उन्होंने बताया था कि जो उनकी सारणी थी वो क्या थी, परमाणु भार पर आधारित थी। किस पर, परमाणु भार पर आधारित थी, यानी कि द्रव्यमान मान सकते इस पर। ठीक है, द्रव्यमान पर आधारित थी। ठीक है, इनने बताया था कि इनने कि एक समूह लिया, उसमें ने 3 तत्वों को रखा। ठीक है, क्या रखा, 3 तत्वों को रखा। और इनने बताया कि जो पहले और दूसरे तत्व का क्या होगा, परमाणु भार का औसत होगा। क्या, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के लगभग बराबर होगा। क्या बताया था, पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भार का औसत दूसरे तत्व के परमाणु भार के औसत के बराबर होगा। जैसे इन्होंने बताया था, अगर हम बात करें लिथियम की बात करें, सोडियम की बात करें और पोटेशियम की बात करें, तो जो लिथियम और पोटेशियम का परमाणु भार निकलेगा वही भार किसका होगा, सोडियम के परमाणु भार के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जी यहाँ पर बताया था, जैसे ये लिखा लिथियम सोडियम पोटेशियम, तो इसका कितना होता है, 7 होता है, और इसका क्या 39 है। तो 7 और 39 कितना होगा, जोड़ लो आप, 7 दूनी 14 15 16 हो गया, और 3 1 4 हो गए, इसमें 46 हो गए। 46 में हम 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 23 आया। दोस्तों औसत कैसे निकालते हैं, तो औसत के लिए क्या कहते हैं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। क्या, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है, 7 और 39, इनका हमने योग किया, कितना हुआ 46, और संख्या कितनी है 1 और 2, 2 संख्या का 2 का भाग दे दिया, कितना गया 23 आ गया। तो 23 किसका है, जी हमारे सोडियम का है। इसी प्रकार से क्या आया, इसी प्रकार से कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम आया, इसी पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आए। अब इसमें से देखना है कि कौन सा हमारा सही नहीं है। तो लिथियम सोडियम पोटेशियम जो सही है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम सही है, इसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सही है। तो अब कौन सा सही नहीं होगा, एक जी वाला सही नहीं होगा। ठीक है, सोडियम नाइट्रोजन फास्फोरस और जी वाला सही नहीं होगा, यानी कि केवल सही नहीं है। तो केवल ओनली हो जाएगा यहाँ पर 3, तो जी वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए इसमें आंसर हो जाएगा, क्योंकि लिथियम सोडियम पोटेशियम ये एक ही तत्व के हैं, एक ही ग्रुप के हैं। कैल्शियम सीजियम और बेरियम ये भी एक के हैं। इसी प्रकार से क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये भी एक के हैं। ठीक है, ये क्या है, ये हमारी, चलो ठीक है इसके आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये लिखा हुआ है, पढ़ देना आप, एनसीईआरटी की कटिंग लगाई हुई है, वहां जाके ही पढ़ सकते हो। अब क्या है, प्रेरित विद्युत विभवांतर की ऐसा इकाई क्या होती है, क्या है विभवांतर, इसका हमें क्या निकालना है, ऐसा ही मान निकालना है, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इसका मान क्या होगा। विभवांतर जो होता है वो क्या होता है, विभवांतर मतलब कि वोल्टेज, जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, V इक्वल टू होगा 1 जूल, मतलब कि जो वोल्टेज मतलब V होगी इसकी इकाई, क्या होगी, वोल्टेज होगी इसकी इकाई, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज। ठीक है, विभवांतर क्या होगी, वोल्टेज होता है, क्या है V, जिसका क्या हो जाएगा, इसकी इकाई हो जाएगी। तो इसके आगे से यहां से पढ़ लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्या है, कपिका मतलब एल्बिओली की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, गलत विकल्प का चयन करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है, इसमें बताया गया है कि इसमें रक्त वाहिकाओं का एक विस्तीर्णीय जाल होता है। ठीक है, एक अंगुली नुमा संरचना होती है, ये भी ठीक है। इसका सतही क्षेत्रफल बड़ा होता है, ये भी ठीक है। इसकी पत्तियां जो भित्तियां होती हैं पतली होती हैं। ठीक है, अब ये देखो, जिसका दिया गया है कि जो फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटे छोटे नलिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जो अंत में क्या है, गुब्बारे जैसी रचना में अंगीकृत हो जाते हैं। ठीक है, अब ये बता रहे हैं इसकी रचना कैसी, अंगुली नुमा संरचना, और जिसमें होती कैसी है, गुब्बारे नुमा संरचना होती है। तो क्या है, बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए
उपयोग किया जाता है। तो 10 दिनों में व्यय ऊर्जा ज्ञात कीजिए, मतलब 10 दिन में हमने कितनी ऊर्जा खर्च की जी है। ठंडों में आप उपयोग करते ना, हीटर का उपयोग करते हो, गीजर का उपयोग करते। तो अब उसी क्वेश्चन आ गया, आप सब बताओ कैसे करोगे। ठीक है, तो इसमें क्या लगा, इसमें एक हमारे पास क्या है, मतलब कि हीटर, एक हमारे पास क्या है, वाट है। ठीक है, वाट 1000 वाट का है, एक है 2000 वाट का। किसका, 2000 वाट का। एक हीटर है, एक गीजर है, और प्रतिदिन कितना व्यय होगा, 4 घंटा हम ऊर्जा ले रहे हैं, तो कुल 10 दिन में कितना व्यय होगा। तो इसके लिए क्या होता है, जो एनर्जी इक्वल टू होता है वो पावर इनटू क्या होता है, टाइम होता है। मतलब जो ऊर्जा होगी, जो क्या है ऊर्जा होगी, वो किसकी, समय और शक्ति की क्या होगी, गुणनफल के बराबर होगी। क्या, शक्ति मतलब ऊर्जा समय और शक्ति के गुणनफल के बराबर होती है। अब यहाँ समय कितना है, 4 घंटा है। ठीक है, और शक्ति कितनी है, 1000 वाट है। एक में कितनी है, एक में कितना है, एक में, हाँ 4 घंटा इसमें है, और इसमें जो शक्ति है वो कितनी है, 2000 वाट है। ठीक है, तो जी यहां से सब होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 2 किलो वाट और 4, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा जी। इसे मान लेंगे क्या, 1 किलो वाट, ये क्या है, 2 किलो वाट हो जाएगा। ठीक है, क्या है जी 1 किलो वाट है हमारा, और ये क्या है, 2 किलो वाट है। जब 1 किलो वाट में हम 4 गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4, और ये इसमें कितना है, 8, तो कितना हो गया, 12 हो गया, 12 किलो वाट पर हावर। ठीक है, ये हो गया। अब 10 दिन उपयोग करना है, तो कितना हो गया, 12 गुणे 10, तो कितना हो गया, 120। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 120। मतलब कि ऊर्जा जो होगी वो समय और शक्ति के गुणनफल के बराबर होगी। अब इसमें 2 चीजें दी गई है, एक है हीटर के लिए और एक है गीजर के लिए। तो हीटर के लिए टाइम लगेगा, हीटर और गीजर, हीटर के लिए टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, 4 घंटा। और 1 किलो वाट को माना हमने क्या, 1 केजी, 1000 वाट को माना हमने क्या, 1 किलो वाट। ठीक है, और 2000 वाट को 2 किलो वाट। तो इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 4 इसका 8 आएगा। 4 वाट कितना होता, 12 होता, और 12 गुणे 10 120। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, इसका विस्तार दिया गया, तो यहां से भी आप देख सकते हो। अब देखो, एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वाट पर 2200 वाट रेट किया जाता है, उपकरण से संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग कितनी है। मतलब कि इसमें जो फ्यूज तार है उसकी न्यूनतम रेटिंग कितनी हो चाहिए। तो इसके लिए इसका जो हमें निकालना है वो निकालना है, जो करंट निकालनी है कि करंट कितनी प्रभावित होगी। तो आई इक्वल टू होता है, क्या है, आई इक्वल टू होता है P अपॉन V होता है। ठीक है, क्या होता है, P अपॉन V होता है। तो पावर कितनी दे रहा है, 2200। ठीक है, 2200, और जो V का मान कितना है, कितना वोल्टेज दे रहा है, 220 वोल्टेज पर। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 से कम 22, कितना है, 10। तो करंट कितनी आ गई, 10। करंट किसमें मापी जाती है, एम्पियर में। किसमें, एम्पियर में। तो यहाँ क्या आएगा, ए पर, ए क्या होता है, एम्पियर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ए। तो आई इक्वल टू मतलब की जो धारा होगी, क्या होगी, धारा होगी, वो किस में हो जाती है, वो पावर मतलब शक्ति अपॉन क्या, वोल्टेज की बराबर होती है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, आई का मान हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 10 एम्पीयर आएगा। ठीक है, अब यहाँ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो आप यहां से ही पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा हमारा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन क्या है, संसाधनों की साधारणता के लिए इनमें से कौन से प्रयास उपयोगी होंगे। मतलब ये हमारा सामान्य विज्ञान का क्वेश्चन है, मतलब पर्यावरण संबंधित क्वेश्चन। क्या है, ए है, आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर देना। ये तो सही बात है, ये धारण विकास का एक उदाहरण है। सीढ़ियों को जगह लिफ्ट का इस्तेमाल करना नहीं। अगर जहां पर हमें सीढ़ियों को इस्तेमाल करने में सहूलियत है तो हमें
अधिक से अधिक सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, संरक्षण के लिए टपकन वाली नलों की मरम्मत करवाना, जल के संरक्षण के लिए। हाँ, ये वाली सही बात है। मतलब कि जो जल संरक्षण, अगर जल का हमें संरक्षण करना है तो जो नल हमेशा टपकते रहते हैं उन्हें हमें बंद करना चाहिए, मतलब कि उन्हें सही करवा देना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट सही हो जाएगा। इसके बाद वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना, ये बात भी सही है। हमें मतलब कि वस्तुओं का संरक्षण करना है, संग्रहण करना है, तो खाली कंटेनरों का उपयोग करना चाहिए। स्कूल जाने के लिए साइकिल की बजाय अपनी कार की उपयोग करना, मतलब हमें स्कूल कार से जाना चाहिए। नहीं, हमें अगर हमारा स्कूल साइकिल की दूरी पर है, 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हमें साइकिल का ही उपयोग करना चाहिए, ना कि कार का उपयोग करना चाहिए। तो हमारे ऑप्शन क्या कैसे हो जाएंगे, जो ए और क्या है, ए और डी है वे सही हो जाएंगे। तो ए सी क्या है संरक्षण के लिए, हाँ ये भी सही है। ए सी और डी, इसमें क्या ऑप्शन जे है ए, तो ए सी और डी आप इसे सही लगा सकते हो। ठीक है, सर क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, ये आप पे बन जाएगा, इसमें ज्यादा कोई टेक्निकल है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, जब किसी चुंबक को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है तो यह कुंडली में एक प्रेरित धारा, क्या प्रेरित धारा उत्पन्न कर देता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा। जो क्वेश्चन हम इसके पहले सॉल्व कर चुके हैं कि अगर हम किसी चुंबक के पास कुंडली को ले जाते हैं और इस चुंबक की गति कर बढ़ाएंगे, मतलब कि इसे बार बार लाएंगे, फिर बार बार पास लाएंगे, दूर जाएंगे, पास लाएंगे, दूर जाएंगे, तो इसमें क्या हो जाएगी, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा। और जैसे जैसे हम उसे जितने जल्दी फास्ट करेंगे, पास लाना दूर जाना, पास लाना दूर जाना, तो उसमें प्रेरित विद्युत धारा का मान उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा, प्रेरित विद्युत धारा का मान, प्रेरित विद्युत धारा का मान क्या जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मान बढ़ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है, कुंडली में प्रेरित विभवांतर कम हो जाता है, कुंडली प्रेरित धारा समान रहती है, प्रेरित विभवांतर समान रहता है, कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता है। हमारा ए आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द इंट्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस इन द कॉइल इंक्रीज। क्या हो जाता है, प्रेरित धारा का मान बढ़ जाता है। इसका जी आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आ जाओ। लगभग अपन लास्ट में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है जो हमारे समाज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको जानना भी जरूरी है। क्वेश्चन क्या है, कुछ महिलाओं के अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती हैं, जो मतलब कि यहाँ से प्रजनन क्षमता होती है वो अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ हो जाती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते हैं। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ यानी कि इन विट्री फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं, गलत चरण का चयन करना है। मतलब कि जो आईवीएफ की तकनीक है उसका कैसे उपयोग किया जाता है इसका बताया हुआ है। तो दोस्तों आईवीएफ में क्या होता है सबसे समझो, आईवीएफ, ठीक है, ये क्या है, इन विट्री फर्टिलाइजेशन है। इसमें क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं वो अंडाणु होते हैं। क्या होते हैं, शुक्राणु होंगे और अंडाणु होंगे। तो पुरुष और महिला से क्या लेंगे, हम पुरुष से शुक्राणु ले लेंगे और महिला से अंडाणु लेंगे और उसका एक फिलोपियन ट्यूब, क्या फिलोपियन ट्यूब में लेंगे। इसमें क्या कराएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे। क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद इसको जो महिला है, महिला के गर्भ में क्या कर लेंगे, स्थित कर देंगे। इसके बाद जो बच्चा का जो भी आगे की प्रक्रिया होगी वो महिला के गर्भ में ही होगी, ना कि बाहर होगी। ये बात होती है क्या, आईवीएफ तकनीक की। अब इसमें देखो ऑप्शन ए क्या है, युग्मज को बाहर रखा जाता है और इसका विकास एक परख नली में होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। जो युग्मज होता है उसे बाहर नहीं रखा जाता है, उसे जिस फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसे महिला के गर्भ में डाल दिया जाता है। तो ये बात नहीं होगी। अब बी क्या है, बी है युग्मज
बनता है और इसे 1 सप्ताह के बाद गर्भाशय में रखा जाता है। जी बिल्कुल बात सही है। ठीक है, इसके बाद अंडाणु और शुक्राणु का संलयन शरीर के बाहर होता है। बिल्कुल सही बात है। ये कहाँ किसमें होता है? टेस्ट ट्यूब में होता है। इसके बाद पूर्ण विकास गर्भाशय में ही होता है। ये बात भी सही है। ठीक है, मतलब कि बी, सी और डी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा। ये आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि आप एक युवा हो और युवा के इस चीजों के बारे में जानना थोड़ा सा एक पारिवारिक अवेयरनेस के लिए जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बासिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। कथन सेकंड क्या है? यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों का निर्माण करता है, जिसे पानी में धो दिया जाता है। ठीक है, सही बात है। दोनों सही पॉइंट है कि जो बासिंग सोडा है क्या है? Na2CO3 10H2 जी है ना? हाँ, NaCO3 10H2 जी है। क्या है? Na2CO3 और 10H2, इसे क्या बोलते हैं? बासिंग सोडा बोलते हैं। क्या है ये? बासिंग सोडा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? बासिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, किया जाता है। दूसरा, यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पादों की निर्माण करता है, जिसे पानी से धो दिया जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें हम क्या कहते हैं? अब जो बासिंग सोडा है इसमें क्या है? ना है, मतलब सोडियम है। सोडियम किसमें उपयोग किया जाता है? जो हमारे कपड़े धोने का साबन है वो उसमें सोडियम के उच्च बसाओं का उपयोग किया जाता है। किसका? सोडियम के उच्च बसा अणुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या बनते हैं? साबुन बनते हैं। और साबुन का उपयोग किसमें कहते हैं? साबुन या डिटर्जेंट बनते हैं। इन्हीं का उपयोग क्या कहते हैं? हम कपड़ों को धोने में करते हैं। अब या ग्रीस हो या फिर कोई भी और चीज हो तो वह कपड़े क्या होते हैं? साफ हो जाते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सत्य है। ठीक है जी, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अब जो बासिंग सोडा है हम बता चुके हैं, इसका उपयोग कहां कहां होता है? तो इसका होता है ग्लास, सॉप एंड क्या? पेपर इंडस्ट्री में किया जाता है। ठीक है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्या? सोडियम कंपाउंड। इससे भी जो भी सोडियम कंपाउंड बनाए जाते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या था? हमारा बासिंग सोडा था। इसका सूत्र अब हमेशा याद रखना, क्या होता है? Na2CO3 और 10H2 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। फिजिक्स का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, क्या है? नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना करना है। यहाँ क्या है? एक करंट फ्लो हो रही है, 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। ठीक है, एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है, एक 2 ओम का प्रतिरोध लगा है। अब दोनों के दोनों जो प्रतिरोध हैं वे कैसे हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। आपको पता है जब श्रेणी क्रम में कोई प्रतिरोध लगा हुआ होता है तो हम उसे डायरेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे 2 ओम का प्लस 2 ओम का, यानी कि R की वैल्यू होगी वो क्या होगी? R1 प्लस R2 होगी। ठीक है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब करंट कितनी प्रवाहित हो रही है? I इक्वल टू कितनी हो रही है? 4। ठीक है, तो V बराबर क्या होता है? V बराबर होता है IR होता है। ठीक है, क्या होता है? IR होता है। तो हमें I का मान दिया गया है और R का मान दिया गया है। निकालना क्या है? हमें I का गणना करनी है। ठीक है, 4 वोल्ट का प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ V का मान दिया है, सॉरी। ठीक है, अब हमें क्या है? I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R। V कितना है? 4, और R का मान कितना आ गया? 4 आ गया, क्योंकि 2 वोल्ट और 2 वोल्ट की 2 ओम के प्रतिरोध लगे हैं वो कितना? 4 के बराबर हो जाएंगे। 4 एकम 4, आंसर कितना आएगा? 1। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर किसमें करंट फ्लो हो रही है? किसमें? जो हमारी जो प्रतिरोध रखे हुए हैं ना, 2 ओम का और 2 ओम का, तो इसमें क्या हो रही है? 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। इस प्रकार से जो हमारे क्वेश्चन थे, पूरे 23 क्वेश्चन थे, इसमें लगभग 24 क्वेश्चन थे होंगे शायद। हाँ 23 क्वेश्चन थे, तो 23 के 23 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं 9वें टेस्ट के। अब जो अगला टेस्ट आएगा वो 10वां आएगा, वो 2-3 दिन में आपके
लिए अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो टेस्ट होंगे वो 99 से स्टार्ट होंगे। क्या होंगे? 99 से स्टार्ट होंगे। दोस्तों आपने पूरा लेक्चर देखा है, आपने जो भी इसमें एनालिसिस किया हो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में कमेंट करें और साथ में शेयर भी करें। अगर आप शेयर करोगे और लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे तो इससे क्या है, हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है और हम अपनी दशा और दशा दोनों को तय कर पाते हैं कि हमें क्या इस चीज में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग देखोगे यानी कि आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपका प्यार मिलेगा तो जरूर हम आपके लिए काम करेंगे। थैंक यू दोस्तों।